चाहती है। जनता जिन्हें मान और सम्मान देकर, प्यार और दुलार देकर बड़ा बनाती है, कभी कभी उन पर इल्जामात लगाना चाहती है। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा विवादों से घिरी एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी अदालत में। न राज्यम न च राजासी न दरो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रचन्ति स्म परस्परम्। बीएसपी के प्रेसिडेंट काशीराम जनता की अदालत में हाजिर हो। कार्रवाई शुरू की जाए। पार्टी के नेता काशीराम उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनावों के बाद से लगातार खबरों में बने हुए हैं। पंजाब के खवासपुर गांव में एक रामदासी सिख परिवार में जन्मे काशीराम कुछ समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहे। पुणे में एक्सप्लोजिव्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी की सरकारी नौकरी छोड़कर काशीराम ने दलित समाज के लिए काम को जिनका बना लिया। 1970 में उन्हें बामसेफ के नाम से पॉपुलर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाई। 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति फॉर्म की, जिसे DS4 के नाम से जाना गया। राजनीतिक कामों के लिए काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी फॉर्म की। 1984 में पहली बार BSP ने 207 सीटों पर चुनाव लड़ा तो सब जगह उसकी हार हुई थी, लेकिन काशीराम ने आज BSP को एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में BSP डिसाइसिव पोजीशन में है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी काशीराम का असर है। आज काशीराम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। जज हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाष जोशी और जनता की ओर से सवाल पूछेंगे रजत शर्मा। आपकी अदालत में काशीराम पर इल्जाम है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सका। काशीराम जी, जितने लोग आपके साथ में पॉलिटिकल अलायंसेस करते हैं, उनकी फीलिंग ये है कि काशीराम की बात और गधे की लात कब चल जाए कुछ पता नहीं है। तो उनको सावधान रहना चाहिए। पिछले 2 साल में आपने मुलायम की समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया, आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद ली, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, आपने पंजाब में अकालियों का साथ था, फिर अकालियों को छोड़कर के अब आप कांग्रेस के साथ हो गए। मैं उनके भरोसे के लिए ये काम नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश के दबे कुचले इंसान को, जिसकी संख्या 100 में से 25 है, इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूं। मुलायम सिंह से जब आपने समझौता किया उत्तर प्रदेश में, तो कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम सिंह का साथ ले रहे हैं। फैमिली मोटिव था आगे बढ़ने के लिए, और जो उस मौके के जो हालात थे, उन हालात को देखते हुए उस वक्त वो करना जरूरी समझा। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के मुलायम सिंह की कुर्सी खींच ली, मायावती को बैठाने के लिए। बीजेपी और मुलायम सिंह दोनों का सफाया करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जब मुझे ऐसा लगा कि अब जिस कारण मैं कांग्रेस को हिट कर रहा था, वो कम्युनलिज्म और फ्यूडलिज्म तो दोनों भागे बीजेपी की शक्ल में उभर कर सामने आया। कांग्रेस से हटकर लोग बीजेपी के झंडे तले चले गए। दूसरी तरफ फ्यूडलिज्म, वो यूनाइटेड फ्रंट की शक्ल में दूसरी तरफ कांग्रेस से बाहर नजर आया। इस कारण मैंने कांग्रेस को मदद करने के लिए, ताकि वो कांग्रेस मुकाबले में खड़ी हो जाए, जो डिमोरलाइज हो चुकी थी, उसका मॉरल हाई करने के लिए मैंने कांग्रेस को से हाथ मिलाया। काशीराम जी, आजकल मुलायम सिंह का मॉरल काफी डाउन है, तो उनको भी मदद करेंगे आप मॉरल करने के लिए? अगर गुंडों का मॉरल डाउन हो जाता है तो मैं जरूरी नहीं समझा कि मैं उनका मॉरल हाई करूं। जिनको आप गुंडा कह रहे हैं, 1.5 साल में साथ मिलकर के आपने सरकार चलाई थी उत्तर प्रदेश में। मैंने नहीं चलाई थी, मैंने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था। सरकार उन्होंने चलाई उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए। कब पता चला आपको कि वो गुंडा राज चला? जब मेरे पास कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद आए
कि मुलायम सिंह की गुंडागर्दी से बचाओ। जब जनता दल के अक्ष और सीपीआई के एमएलए और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, जब ये चारों पार्टियों की तरफ से लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया कि अब तो गुंडागर्दी का शिकार बहुजन समाज पार्टी भी हो रही है और मुलायम सिंह को हटाना जरूरी है और हम सारी चारों पार्टियां आपको सहयोग करेंगी। आप ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी वर्ग का होता है तो दलित का, कमजोर का, पिछड़ों का होता है। और ऐसे मौके पर आपने कांग्रेस से समझौता किया जब कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं पीवी नरसिम्हा राव, उनके ऊपर ब्राइबरी के, चीटिंग के, हर तरह के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। जब मैं भ्रष्टाचार की सोचता हूं तो संत कबीर मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तुम क्यों पड़े उदास। हर राजनीतिक दल आजकल सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन हमारी आम जनता की नजर में आजकल सिद्धांत जो नजर आ रहे हैं वो है कुर्सी पाना, पैसा इकट्ठा करना और अपने विरोधियों का नाश करना। मैं समझता हूं कि अब हमें सामाजिक दिशा में और आर्थिक दिशा में कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए राजनीतिक सत्ता का होना या क्लाउड का होना ये जरूरी समझा गया। हुक्मरान बन जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। किसी भी कीमत पर कुर्सी पर बैठना है। कुर्सी पर बैठकर जो काम पिछले 4.5 महीने में किया है वो करना है। चाहे उसके लिए आपको बीजेपी की मदद लेनी पड़े, चाहे कांग्रेस की मदद लेनी पड़े या इनकी मदद लेनी पड़े, लालू यादव की भी मदद लेंगे। पर वो अपनी गुंडागर्दी को खत्म कराने के लिए मदद देता है तो कोई एतराज नहीं। जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है, मैंने सुना है उन्होंने आपको सत्ता में भागीदारी ऑफर की है। जब मैं मायावती के ऊपर जिद कर रहा था तो तब उनमें से एक मिनिस्टर आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री ले लें और मायावती को दूसरा कोई महकमा सेंटर में दे दें और भी आपका कोई तीसरा या चौथा आदमी को सेंटर में मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेट मुलायम सिंह गो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये मुझे मंजूर नहीं। आपने जिद पकड़ी हुई है मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की, उस वजह से वहां कोई फैसला नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट मांगा है वो इस आधार पर मांगा है कि अगर हम सरकार में आएंगे, सरकार बनाएंगे तो मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम उनको निराश नहीं करना चाहते। लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि आपकी पार्टी को उतने एमएलए नहीं मिले कि आपकी अपनी सरकार बन सके, और आप खुद ही ये कहते थे कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। जो लोग सेंटर में हिस्सेदारी लिए बैठे हैं तो उनको स्टेट के लिए हमें हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। कांग्रेस और बीएसपी मिलकर सरकार नहीं बना सकती। मुलायम सिंह मायावती के लिए तैयार नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो कोशिश छोड़ दे, हमारी सरकार बनाने की कोशिश में लग जाए। भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई बातचीत है इस बारे में? बातचीत तो मेरी कांग्रेस के अलावा किसी से नहीं है। देखिए, आपने तो कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड फ्रंट से सपोर्ट विड्रॉ नहीं करेगी तो आप उससे नाता तोड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि जो कांग्रेस से हमने उत्तर प्रदेश में नाता जोड़ा था और उसके बाद पंजाब और मध्य प्रदेश में उसको बढ़ाना था और उसके बाद फरवरी मार्च में होने वाले पार्लियामेंट के चुनाव तक उसको चलाना था, तो उसके बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। और अब कांग्रेस वाले मुझे कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव आ रहा है तो ये समझौता पंजाब में भी हो जाना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई
उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, जो हुआ है तो रहेगा, लेकिन पंजाब में हम समझौता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, जब तक आप फ्यूडल फोर्स को बनाए रखेंगे, उनको सहयोग देते रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस केंद्र में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे तो उसमें आपका समर्थन उनको मिलेगा? वैसे हमारा जो जब समझौता हुआ था, यही सोच के आधार पर हुआ था कि अगर कांग्रेस और बीएसपी की मिलीजुली सरकार सेंटर में बन जाती है, वो ज्यादा स्टेबल रहेगी। आपकी बातों से लगता है कि सत्ता में आने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, नींबू की तरह निचोड़कर नरसिम्हा राव को फेंक देंगे। नींबू की तरह निचोड़ कर नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। निचोड़ने की क्या जरूरत है? अगर 4 साल का इतिहास देखें काशीराम जी, तो मुलायम सिंह जी के साथ समझौता, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता, नरसिम्हा राव के साथ समझौता, अकाली दल के साथ समझौता, शाही इमाम के साथ समझौता, और ये सारे समझौते सिर्फ 2 साल में हुए और टूट गए। अगला समझौता किसके साथ होगा और किसके साथ समझौता तोड़ेंगे, ये जरा बता दीजिए। अभी आप बताएं कौन कौन बचा है। तो अगर कोई और बचा है तो उनके साथ हो जाएगा, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब बचे देवेगौड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। नहीं बचे, वो नहीं बचे हैं, उनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। और सोच लें और कोई बचा है तो मैं भी सोचता हूं अगर कोई बचा है तो उसको भी इस्तेमाल करें। आमतौर पे कहा जाता है ना कि जिस थाली में खाता है आदमी उसमें छेद करता है। वो कहते हैं काशीराम जिस थाली में खाते हैं उस थाली को तोड़ ही देते हैं, ताकि दोबारा नई थाली आ जाए। हमेशा नई थाली में खाना अच्छा रहता है, मैं पसंद करता हूँ। आपकी अदालत में काशीराम पर जनता के इल्जामात और सवालात का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। Only one thing happened. और अब पेश है आपकी अदालत में काशीराम पर जनता के इल्जामात और सवालात का दूसरा दौर। आपकी अदालत में काशीराम पर आरोप है कि पॉलिटिक्स में इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। काशीराम जी, पार्टी का सिंबल है ना हाथी, उसकी तरह लोग कहते हैं कि हाथी के दांत आने के और दिखाने के, और आप तो कहते हैं ये फ्यूडल है, लेकिन आपका पार्टी चलाने का जो तरीका है वो भी कम नहीं है। फ्यूडलिज्म तो अपने आप में एक अलग सिस्टम है जो लोगों को परेशान करने का है। तो मैं तो अपनी पार्टी में किसी को परेशान नहीं करता हूँ। ऐसे कई सारे नाम हैं जो DS4 के समय आपके साथी थे। राज बहादुर हैं, जंग बहादुर पटेल हैं, दीनानाथ भास्कर हैं, शिवराम कुशवाहा हैं। ये सब लोग उत्तर प्रदेश में आपके साथी थे और इन्होंने आपकी पार्टी का साथ। ये सारे मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी को मोल्ड करके मैंने इनको बनाया था और ये फिर मिट्टी में मिल गए हैं, तो मेरा क्या कसूर है? इन लोगों ने कहा कि जो टेंडेंसीज थी काशीराम जी की या मायावती की, उससे परेशान होकर के इन्होंने पार्टी छोड़ी। कांशीराम का तो नहीं कहा है, मायावती का कहा है। तो आपने उसके बारे में भी जांच की कि इनकी बात सही है या गलत? जांच करके ही उनको मैंने मिट्टी में जाने दिया है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मसूद का, जिनको आपने मंत्री बनवा था उत्तर प्रदेश की सरकार में। उन्होंने कहा कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो वो कुर्सी पर बैठती थी और कैबिनेट मिनिस्टर को नीचे जमीन पर बैठने को कहा जाता था, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था। ये सही हो सकता है कि मसूद जैसे लोग जो साइकोफेंट हैं वो आते ही उनके पैरों को हाथ रहें और कुर्सी सामने पड़ी देखकर भी वो नीचे बैठ जाएं। पार्टी की जब मीटिंग्स होती हैं उसमें आप और मायावती कुर्सी पर बैठते हैं और बाकी सबको नीचे बैठना पड़ता है। मेरी तो टांगों में कुछ दर्द रहता है, इसलिए मैं हमेशा कुर्सी पर बैठता हूँ। और जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में होता है, पैर छुआने का भी आपको शौक है? मुझे शौक नहीं है, जो लोगों की आदत बनी हुई है उसको बाबा साहब अम्बेडकर लाख कोशिश के बाद नहीं तोड़ पाए और मैं भी इस आदत को तोड़ने की कोशिश में हूँ। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की जो MLAs हैं
उनको आपने कमरों में बंद करके रखा हुआ है। जब से चुनाव हुए हैं उन एमएलए को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जब हमें हंग असेंबली नजर आई तो एमएलए की मैंने राय ली कि भाई अब जो नोटों वाले हैं वो वोटों वालों को खरीदना चाहेंगे, मार्केट लगेगी। तो मार्केट में जो दोनों पार्टियां हैं जो सरकार बना सकती हैं हमारे अलावा, दोनों पार्टियों के पास पैसा भी बहुत है और भी कुर्सी का लालच भी कुछ और दे सकते हैं और लालच भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे एमएलए को मार्केट से दूर रहना चाहिए। ऐसा सोचा गया कि हमारे दफ्तर में काफी खुली जगह पड़ी है, कमरे तो बहुत कम है, उस खुली जगह में शामियाने लगाकर उनके लिए 70 फोल्डिंग्स का बंदोबस्त करके उनके रहने का उधर बंदोबस्त कर देना चाहिए। एक तरह से कैद तो हो गई काशीराम जी। अपने आप को अगर जरूरत समझे तो अपने आप को रिस्ट्रेन करना, तो मैं समझता हूं कि ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको भरोसा नहीं है एमएलए के ऊपर, वो अपनी इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रख सकेंगे? जब समाज में से जो एमएलए बनकर आए तो पिछली बार उनमें से कुछ लोग बिके, तो मैंने अपने चुने हुए एमएलए से कहा कि उससे हमें सबक सीखना चाहिए। बाकी पार्टीज के भी एमएलए हैं, वो तो मार्केट में है, उनकी कुछ खरीद फरोख्त की खबर आपको मिली उनको है? मालूम है कि कांशीराम लेने के लिए उतना पैसा है और रेट कांशीराम क्या चल रहा है जी आजकल एमएलए? एमएलए का रेट जो है वो भी खरीदने वालों को मालूम होगा। मेरे पास तो ऐसा ही है, तो इसलिए मैं कभी रेट के बारे में सोचा ही नहीं। आप एमएलए को जिस तरह राजनीति आप कर रहे हैं उस मार्केट से मेरे साथ नेगोशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप इतनी सीटें ले लें और अपने एमएलए को एमपीज को लड़ाने के लिए इतना पैसा ले लें। जैसे कांग्रेस से मेरा समझौता ना हो, यूनाइटेड हो जाए, तो मेरे पास आए थे, तो आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी और सारी खर्चा जो है वो यूनाइटेड फ्रंट उठा लेगा और रेट भी बताते हैं वो। लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत में वो बता सही नहीं। ऐसे लोग को एक्सपोज कर देना चाहिए, उनके रेट भी बता देने चाहिए और उनके नाम भी। जो हमारे एमएलए है जिन्होंने वोट देना है उनको मैं बता देता हूँ कि भाई आप रेट आजकल चला है। जो लोग आपको ऑफर करते हैं उनके नाम तो आपको जनता के सामने बता ही देनी चाहिए। एमएलए को बता देता हूँ, तो जनता को भी चुनकर आना होगा। अगर पूरा एक सहयोग ने बताया कि जब आपने टीवी बना थी और ये मूवमेंट चलाई थी तो आप 3 कसमें खाई थी। एक तो ये कि मैं शादी नहीं करूंगा, परिवार नहीं बनाऊंगा। दूसरी ये कसम खाई थी कि मैं अपने लिए कोई संपत्ति नहीं जुटाऊंगा और तीसरी ये कि कोई सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। 3 नहीं 2 के बारे में, मेरी कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर कोई पैसे का कभी इल्जाम नहीं लगना चाहिए, इसलिए मेरी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे कुर्सी पे नहीं बैठना है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सोचा था कि मुझे कुर्सी पर ही, कुर्सी नहीं तो 3 गद्दे बिठा दो, कुर्सी जितना ऊंचा है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे काशीराम के साथ नए इल्जाम में। अगला इल्जाम काशीराम पर। आपकी अदालत में काशीराम पर इल्जाम है कि इनका व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। काशीराम जी, खास तौर से मीडिया को लेकर के आप बार बार कहते हैं कि मीडिया ने आपको बदनाम किया, मीडिया ने आपके बारे में गलत प्रोजेक्शन किए। जिस तरह से घटना हुई थी आपके घर पे 25 अक्टूबर को, उसने तो अपनी खुद आगे बढ़कर के पिटाई कर दी थी अखबार वालों की। हर रोज सूरज निकलते ही हमारे घर के बाहर ऐसे कैमरे लगाकर वो सेट करके दरवाजे के गेट के बाहर और गेट के ऊपर क्या रखे खड़े रहते हैं 17 तारीख से। उसको क्या, तो मेरे पास सीएम इब्राहिम आए, बीजेपी की तरफ से सूरज बनाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो
कैमरामैन से दूर रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी आना चाहते हैं, वो डर के मारे आते नहीं। घर के बाहर कैमरा लगा के शूट करना। अब 10-20 लोग रहे तब तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन भी इकट्ठे हो गए और मुझे ये सिक्योरिटी वालों ने आया कि आपका स्वामी है तो स्वामी को में से उसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो कोई कुछ कहना नहीं है, तो इसलिए 100 को तो मैं बुला नहीं पा सकता हूँ। अगर एक बार तो 100 आदमी को मैं ही बुला सकता हूँ। और मैंने कहा कि अगर ज्यादा लोग हैं तो मैं ही बाहर जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका बाहर जाना सही नहीं। तो मीडिया मैन की शक्ल में या उनके खबर में गनमैन भी हो सकता है। उन्होंने जिद किया कि हमें अंदर जाना है और फिर मुझे एक सिक्योरिटी के आदमी ने आके कहा कि वो सिक्योरिटी को के कॉर्डन को तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। वो कह ही रहा था मुझसे, इतने में काफी लोग दोनों दरवाजों से तो वो अंदर घुसते हुए नजर आए। तो फिर तब मैंने सोचा कि भाई अब दिल्ली पुलिस पता नहीं कब आती है, तो मुझे ही बाहर निकलकर जो भी सिक्योरिटी है उसके माध्यम से उनको बाहर पुश कर देना चाहिए। तो बाहर मैंने उनको आकर बाहर आते ही मैंने पूछा कि भाई तो जबरदस्ती है। मेरे सामने उन्होंने ये जो टीवी का ये लगाते हैं वो डंडा सा, तो माइक्रोफोन मेरे सामने किया, मैंने उसको स्लैप करके पुश कर दिया। अगर मान लीजिए वो जो माइक्रोफोन है वो कभी किसी के मुंह में घुसा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, लाइट डाल हो जिससे आदमी को तकलीफ हो, तो समझ आती बात। लेकिन उनका कहना था कि काशीराम जी अंदर से आए और आपने पूछा क्या बात है और एक चपत लगा दिया। मैंने चपत नहीं लगाया, उसको हटाया ऐसा, और मुझे पुलिस वालों ने वो वीडियो कैसेट दिखाई है। काशीराम जी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, आप चाहें तुम लोगों को यहाँ दिखा सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये जो सीन आपने दिखाया है ये बिल्कुल मेरे दफ्तर के दरवाजे के बाहर का है। जब वो मेरे सामने, अभी उन्होंने वो नहीं दिखाया, आपने अगर नहीं दिखाया है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो जो मैंने चपत नहीं लगाया उसको हटाया ऐसा। उस दिन जो अखबारों की रिपोर्ट में कहा गया कि काशीराम जी ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि मसालों को शूट कर दो इन्हें, ये भी एक और झूठ है। तो आपके पास तो होना चाहिए था फिर वो रिकॉर्ड। आपने माइक्रोफोन हटा दिया ना वहाँ, इसलिए कैसे रिकॉर्ड हाँ, तो मैंने उनको बोला खदेड़। अच्छा, दूसरा जो आप दिखाते हैं मैंने कहा खदेड़ो इनको। मायावती ने तो आरोप लगाया कि उन जर्नलिस्ट के बीच में कुछ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के भेजे हुए लोग मिले हुए थे। कुछ लोग उनको शराब पिलाकर प्रेस क्लब में खाना वाना खिला के तैयार करके तो हमारे घर के सामने वो कैमरे फिट करके खड़े कर देते। और उस दिन भी काफी लोगों को तो प्रेस क्लब में शराब पिलाकर भेजा गया, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है। काशीराम जी, जो झगड़ा मायावती और मुलायम सिंह के बीच है, अगर मुलायम सिंह के भेजे हुए लोग मायावती के घर पर चले जाते हैं, उसका दोष आप मीडिया को क्यों देते हैं? जो उनका लेटर ऑन का बिहेवियर है, जो बाद में उन्होंने एजिटेशन किया, जिस तरह से हमारे साथ उन्होंने दादागिरी की, उसी तरह से पुलिस के साथ वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो मीडिया खबरें देता है सिर्फ काशीराम और बहुजन समाज पार्टी के बारे में देता है या बाकी लोगों के बारे में भी गलत खबरें दी जाती है? हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए देता है। आप 4 साल से अखबार वालों का हाल देखिए। 1992 में उत्तर प्रदेश अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के लोगों ने उनकी पिटाई की। 1993 में उनकी पिटाई मुलायम सिंह यादव ने की। 1994 में मायावती ने की। 1995 में कैलकाटा में राइटर्स बिल्डिंग में जर्नलिस्ट की पिटाई हुई और 1996 में आपके हाथ में सत्कार हुआ। अगर बीजेपी के मूवमेंट के ऊपर हल्ला होता है तो बीजेपी देखती है, अगर कम्युनिस्टों की मूवमेंट पे हल्ला होता है तो कम्युनिस्ट देखते हैं, अगर मुलायम सिंह की मूवमेंट पे हल्ला है तो मुलायम सिंह देखते हैं, अगर कांशीराम की मूवमेंट पे हल्ला होता है तो कांशीराम को देखते। तो अखबार वालों को हर हालत में पिटना ही पिटना है? नहीं, जरूरी नहीं है, पिटने का काम ही नहीं करना चाहिए।